morning everyone. Welcome back you all in Sivaji Group of Institutions online classes. Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relax. Okay? So take the position like this and close your eyes and start inhale and exhale process. Okay? Start. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Students, now open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi literature period. So take out your Hindi literature book. Okay? Hindi literature book, Surbhi Hindi पाठमाला. Students, हमने इससे पहले की कक्षा में पार्ट 6 थॉमस अल्वा एडिशन को पढ़ा था. उसके बाद उसकी अगली कक्षा में उसकी अगली क्लास में हमने इसकी समस्त अभ्यास कार्य कर लिए थे और मैंने आपको सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी बता दिए थे. आपको बुकलेट भी मिल गई होगी तो आपने बुकलेट में उन प्रश्न उत्तर को देखा भी होगा. तो उसमें आपको सारे प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं. आपको उन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में करना है और याद करना है. बच्चों, इसके बाद है अगला पेज नंबर 51 में एक आपको केवल पढ़ने के लिए एक लेख दिया गया है और लेख दिया गया है हमारा प्रिय फल आम. ये देखिए पेज नंबर 51 में आपको क्या दिया गया है? हमारा प्रिय फल आम. ये आपको पढ़ने के लिए दिया गया है. इसमें आपको आम के बारे में बताया गया है, आम की खूबियां बताई गई है, ये किस मौसम का फल है और इसकी कौन कौन से और प्रजातियां आती हैं. आम कई प्रजातियों में पाया जाता है, उन सब के बारे में बताया गया है. तो बच्चों, आपको ये पढ़ना है और इसे समझना है. तो बच्चों, आपको ये पढ़ लेना है पेज नंबर 51 हमारा प्रिय फल आम. अब हम आगे बढ़ते हैं. आगे फिर से आपको पेज नंबर 52 में पढ़ने के लिए दी गई है एक कहानी दी गई, सच्ची दयालुता, जो कि एक चित्र कथा के रूप में है. ये देखिए यहाँ पर आपको चित्र कथा दी गई है और ये भी आपको पढ़ने के लिए. इस कहानी में दिखाया गया है कि हम कितने भी बड़े हो जाएं या हमें कितना भी ज्ञान हो, लेकिन अगर हम किसी के प्रति कोई दया नहीं रखते हैं, हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं, तो हमारा ज्ञान किसी भी काम का नहीं है. सच्चे अर्थों में ज्ञान का वही अर्थ होता है. ज्ञान का अर्थ है कि हमें तो हमेशा दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सहायता करनी है. और इसी पर आधारित एक कहानी है सच्ची दयालुता. इसमें क्या है, किसी गांव में मेला लगा हुआ था. तो मेले के पास एक छोटा सा कुआं था और कुएं में ऊपर की तरफ दीवार नहीं बनी हुई थी, दीवार नहीं थी. इस वजह से एक आदमी उसमें गिर जाता है. उसके गिरने के बाद वो दूसरों से मदद की गुहार करता है. तो जब आप इसमें आगे पढ़ते हैं तो चित्रकथा के रूप में है. तो पहले एक पत्रकार आता है, वो देखता है तो कहता है कि यहाँ बीच में कुआं कैसे बन गया. वो उसमें अपना मतलब देख रहा है. ठीक है, वो उस आदमी को बचाने की बजाय वो उस समस्या के ऊपर चला गया कि यहाँ पर कुआं कैसे बना है, मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा और अपने अखबार में इसके बारे में बताऊंगा, टीवी में दिखाऊंगा. जबकि समस्या वहां पर उस समय क्या थी कि उसको उस आदमी को बचाना चाहिए, लेकिन वो केवल अपना स्वार्थ देखता है और वहां से चला जाता है. इसके बाद वहां पर एक साधु आते हैं, सन्यासी आते हैं जो ज्ञानी है और वो कहता है मुझे बचाओ. तो वो उसको ज्ञान देते हैं कि तुम ये अपने पुराने कर्मों का कोई फल है जो भोग रहे हो. वहां पर उनका ज्ञान, उस समय उसको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है जब वो खुद मुसीबत में. ज्ञान तो व्यक्ति तब लेगा जब वो ज्ञान लेने की स्थिति में हो ना. तो उसे भी फिर वो भी वहां से चले जाते हैं। अंततः एक साधारण सा किसान आता है
और वो किसान उसकी बात सुनता है और वो किसान उसको उस कुएं से बाहर निकालता है। तब वो जो व्यक्ति है जो अंदर डूब रहा था वो समझाता है कि सच्चा व्यक्ति वही है या सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है, सच्ची पूजा वही है कि हम किसी की मदद कर सके, दूसरों की फिक्र करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। तो बच्चों इसके बाद हम आते हैं आगे पेज नंबर 54 में। तो आप आ जाइए पेज नंबर 54 अर्थात पृष्ठ संख्या 54 पर। और अब हम आगे पढ़ेंगे आज पाठ 7 और पाठ का नाम है हृदय परिवर्तन। हम लोग क्या कौन सा पाठ पढ़ेंगे? हृदय परिवर्तन। तो यहाँ पर हृदय परिवर्तन से क्या आशय है और इस कहानी में आप फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक चित्र कथा के रूप में दिया जा रहा है और सब अपने एक कहानी के रूप में है। और ये किसकी कहानी है, इसमें आपको क्या पढ़ना है और इससे आपको क्या सीखना है। इस कहानी का जो टाइटल है जो हृदय परिवर्तन, उसका क्या मीनिंग हुआ, कैसे इस कहानी से इसका क्या मतलब है। तो सम्राट अशोक के बारे में ये कहानी है और ये जो दृश्य है यहाँ पे एक नाटक की तरह आपको दिया गया है जहाँ पे सब अपने डायलॉग बोलते हैं, संवादों के रूप में दिया गया है, सब अपने संवाद बोल रहे हैं और एक आपको नाटक के रूप में दिया गया है। तो ये सम्राट अशोक की कहानी। सम्राट अशोक एक बहुत शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने लगभग पूरे भारतवर्ष में ही अपना साम्राज्य फैला लिया था और ये बहुत बहादुर थे। इन्होंने लगभग सभी राज्यों में अपना अधिकार कर लिया था, किंतु जब इन्होंने मगध का युद्ध लड़ा तो मगध के युद्ध के बाद कुछ ऐसा हुआ जिससे इनका हृदय परिवर्तित हुआ। तो ये किसके लिए हृदय परिवर्तन हुआ? सम्राट अशोक के लिए हुआ। ये हृदय परिवर्तन की बात सम्राट अशोक के लिए, उनका हृदय कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे वो सम्राट अशोक जो बहुत निर्दयी थे, क्रूर थे, दूसरों पर अपना अधिकार करने के लिए वो लोगों को मारते थे या मतलब युद्ध करते थे, उन्होंने कैसे इस हिंसा के विचार को त्याग दिया, कैसे उन्होंने सीखा, अब उनके साथ ये घटना कैसे घटी। तो आप इस पाठ से, इस जो नाटक के रूप में दिया गया यहाँ पर आप सीखते हैं। तो एक ये सीन की तरह है, मैं आपको स्टोरी की तरह बता रही हूँ और आप अपने सीन की तरह इसको पढ़ेंगे और कभी मौका मिलेगा तो आप इसको नाटक की तरह इसको 2 लोग 3 लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको डायलॉग की तरह बोले और इसके नाटक के रूप में मंचन करें, ठीक है। तो सम्राट अशोक ये जो सीन है वैसा है कि मगध का सम्राट अशोक कहाँ के राजा थे? सम्राट अशोक मगध के राजा थे, ठीक है। तो उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग एक राज्य था, ठीक है। सम्राट अशोक मगध के राजा थे, उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था उस पर विजय पाने के लिए, उस पर अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये युद्ध जो था वो बहुत लंबे समय से चल रहा था और अभी तक सम्राट अशोक को पूर्णतया विजय नहीं प्राप्त हुई थी, उनका उस किले पर अधिकार नहीं हुआ था, उस राज्य पर अधिकार नहीं हुआ था। राज्य का मतलब होता है जब आप पुराने समय में जब किसी के किले पर आप अपना अधिकार कर देते थे तो वो राज्य आपका हो जाता। तो अभी तक युद्ध चल रहा है, 4 सालों से युद्ध चल रहा है और अभी इसका परिणाम नहीं निकला है। तो अशोक अपने द्वारपाल से यही कह रहे हैं कि आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, कलिंग आज भी नहीं जीता जा सका है, दोनों लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हो गए और हम आज भी असफल है, इसका परिणाम क्या होगा। तो द्वारपाल उन्हें बताता है कि राजा कोई आया है जो आपसे संवाद करना चाहता है। तो अशोक ने उसे आने की इजाजत दी। तब वो जो संवाददाता है, संवाददाता कौन होता है? जो युद्ध की खबर लाकर राजा को देगा। राजा अपने शिविर में थे। शिविर का अर्थ होता है सैनिकों का डेरा, जहाँ पर सैनिक ठहरते हैं, शिविर, ठीक है। तो संवाददाता बताता है कि आज आपके लिए शुभ समाचार है, अंततः क्या हुआ है कि हमें कलिंग पर विजय प्राप्त हो गई है और कलिंग के महाराजा लड़ाई में मारे गए। जब राजा मर गया तो हमारी विजय हो गई है। तो अशोक कहते हैं, फिर भी अशोक कहते हैं कि तो अच्छी बात है, कलिंग जीत लिया गया। इस बात पर जो संवाददाता है वो चुप हो जाता है,
तो क्यों चुप? तो अशोक पूछते हैं कि इसने तुम चुप क्यों हो गए? क्या ऐसा है कि हमने कलिंग नहीं जीता है? तब संवाददाता बताता है कि क्या बोलूं महाराज, कलिंग हमने जीत जरूर लिया है, लेकिन आज भी अभी भी उस दुर्ग के फाटक बंद है। तो अशोक को क्रोध आ जाता है कि इतने सालों से युद्ध हो रहा था, महाराज भी हमने मतलब उन्हें भी मार दिया है, तो हमने कैसे नहीं जीता है? तो सैनिकों को आदेश देते हैं कि सारे सैनिक कलिंग की ओर चले, या तो हम आज उस दुर्ग के फाटक खुलवा देंगे या खोल लेंगे, या तो फिर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। दूसरे दिन सभी लोग पहुंचते हैं युद्ध करने, उस कलिंग के किले के सामने पहुंचते हैं, उसे खोलने के लिए जाते हैं। तो अशोक क्या कहते हैं? अशोक कहते हैं कि आज 4 सालों से युद्ध चल रहा था, सैनिकों आखिरकार हमने कलिंग जीत लिया है और आज हम पूर्णतया कलिंग पर अधिकार कर लेंगे। और वो यही सोचकर कलिंग पे अधिकार करने के लिए सोचते हैं। सब सैनिक किले की ओर बढ़ते हैं आक्रमण करने के लिए, लेकिन अचानक से फाटक खुल जाता है, अपने आप फाटक खुलता है। और क्या होता है कि जैसे मतलब उन्होंने आक्रमण करने के लिए तलवारें निकाली थी, उसी प्रकार सब उसी अवस्था में रुक जाते हैं, क्योंकि जब अंदर फाटक खुलता है तो वहां का दृश्य देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से शस्त्र सज्जित स्त्रियां अर्थात जो महिलाएं थी वो सेना सैनिकों के रूप में अंदर से चली आ रही थी युद्ध के लिए। और सेना में सबसे आगे जो थी वो एक वीरांगना थी, जो बिल्कुल सैनिक के राजा के वेश में थी। ये कलिंग, और ये कौन थी? कलिंग की महाराज की पुत्री पद्मा थी। ठीक है, क्योंकि अभी तक सैनिकों ने और किसी ने भी ये दृश्य देखा नहीं था कि कोई स्त्रियां युद्ध के लिए तत्पर रहेंगी या युद्ध के लिए आगे बढ़ जाएंगी। तो सभी एकदम से आश्चर्यचकित रह गए और परेशान हो गए। तो लेकिन अशोक वहीं पर स्तब्ध होकर खड़े हो जाते हैं। तब पद्मा ललकारती है, पद्मा कहती है, पद्मा अपनी सैनिकों को, जो उनकी जो स्त्रियों की सेना थी, उन्हें उन पर जोश बढ़ने के लिए उन्हें कुछ कहती है कि हमें अपने दुश्मनों जब तक लड़ना है जब तक हमारे प्राण है। लेकिन अशोक स्तब्ध है। अशोक उनके बारे में पूछता है कि ये कौन है, क्यों ये लड़ने के लिए आ रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये ये कलिंग महाराज की पुत्री है। जब पद्मा उसके सामने आती है तो अशोक लड़ने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि शास्त्र ये नहीं कहते हैं कि कभी किसी स्त्री के सामने हमें तलवार लेकर खड़े होना है। लेकिन पद्मा भी इस बात से इनकार करती है और कहती नहीं, आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जिसको पाने के लिए इतने युद्ध लड़े, इतने लोगों का संहार किया, इतने लोगों को मारा, आपने न जाने आपकी वजह से कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी महिलाएं विधवा हुई, कितने लोगों के घर छिन गए, आपको इस सब का एहसास नहीं है। तो आज अगर हम सब भी हैं, जब हम भी नहीं होंगे तब आपका ये कलिंग आपका होगा, हम ऐसे आपको कलिंग नहीं देंगे। तो अशोक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उनसे युद्ध करने के लिए मना कर दिया। और तब उसने वहां पर फैली हुई लाशों को देखा, वहां इतना जो रक्तपात हुआ था, उसे देखकर उसका वही जो हृदय था वो परिवर्तित हो गया पूर्णतः। उसका मन परिवर्तित हो गया और उसने वहीं पर प्रण किया कि आज वहीं पर उसने अपनी तलवार फेंक दी और प्रण किया कि मैं आज के बाद कभी युद्ध नहीं करूंगा, कभी रक्तपात नहीं करूंगा, कभी नरसंहार नहीं करूंगा। इसके बाद अशोक ने हमेशा के लिए हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा के मार्ग पर चल लिया। इसके लिए उसने बौद्ध धर्म का पालन किया, बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और इसके बाद अशोक ने पूरी जिंदगी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, यानी अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अहिंसा परमो धर्मा, इस वाक्य को हमेशा के लिए अपना लिया। तो बच्चों, ये था पाठ 7 हृदय परिवर्तन, जिसमें आपने अशोक की कहानी पढ़ी कि अशोक जैसा एक राजा जो अपने अधिकार के लिए लोगों का रक्तपात करता था, उसका भी रक्त देखकर या अंततः हृदय परिवर्तित हुआ और उसने अच्छाई के मार्ग को चुना। तो
बच्चों मैंने आपको ये पाठ बता दिया है। अब आपको इसके अभ्यास कार्य स्वयं करने हैं। पहले तो आपको होमवर्क में ये पाठ पुनः पढ़ना है, ठीक है। आपको पाठ पुनः पढ़ना है। जो कठिन शब्द है उन्हें आप पेंसिल से रेखांकित करें और उन्हें बार बार पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो आपको ये पाठ पुनः पढ़ना है। इसके बाद जो भी आपके अभ्यास कार्य हैं आपको समस्त अभ्यास कार्य स्वयं करने हैं। तो होमवर्क आप नोट कर लीजिए, पाठ पुनः पढ़ें, व अभ्यास कार्य करें। और अगली कक्षा में मैं आपको इनकी अभ्यास कार्य के मिलान भी करा दूंगी। तो बच्चों हमने क्या सीखा कि जहां तक संभव हो हमें लड़ाई झगड़े आदि को टालना चाहिए। इससे लाभ कम होता है और हानि बहुत अधिक होती है, ठीक है। और इससे लंबे समय तक विकास की गति भी प्रभावित रहती है, क्योंकि जब हम हमेशा लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे तो हम अपने मानसिक विकास को, अपने आर्थिक विकास को रोक लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then, complete your homework and also learn. Okay, bye. Good morning students. I welcome to you all Shivaji Group of Institutions online classes. Students, this is your last period. This is social study period. So let's start chapter number 9 and chapter name is temperate grasslands. Okay. So students, in previous class we have done some topics in this chapter. So let's start new chapters, new topics. Now regulations and wildlife. Okay. Now second is climate. Okay. Now third is economy. Okay. Now next is life of the peoples. Life of the peoples. Okay. Now next is minerals. Next is minerals. Okay. So let's start some topics. Today I will discuss about these topics. So students, in previous class we have done topic wildlife. जो grasslands are generally open and flat with short grasses. During the rainy season, जो हमारा जब rainy season होता है तो जो grassland होती है with covered with flowers, covered होती है, and this soil is fertile, okay, which is useful for growing crops and oysters. And most of the grasslands have been covered with fernlands. Okay, some types of grasses, जो grasses के types होते हैं वो भी बहुत अजीब होते हैं, मतलब found कुछ कीड़े होते हैं, ठीक है। needle grasses होती है, wire grasses होती है। जो grasses होते हैं, grasses के भी types होते हैं, ठीक है। एक मिडिल होती है, ठीक है, और एक बंच होता है, और एक वायर होती है, ठीक है, एंड सेम ब्रश होता है, ओके। ये जो टॉपिक्स होते हैं वो ये जो टाइप होते हैं वो हमारे किस पर होते हैं, क्लासेस में होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हमारा है क्लाइमेट का।
रेनफॉल होता है, ठीक है। एंड जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है, 50 to 70 रेनफॉल होती है। कितनी होती है हमारी, 50 से 70 होती है रेनफॉल, ठीक। एंड विच ऑकर मोस्टली इन समर्स, देयर इज occasionally rainfalls in winters। कभी कभी क्या होता है, विंटर्स में भी रेनफॉल हो जाती है। Many parts of the peninsula get covered with snow during winters, okay। now next topic, economy। अब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या होती है, इकोनॉमिक कंडीशन। डेयरी फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली मीट। क्या करते हैं, मीट देते हैं। इकोनॉमी क्या है, मीट प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, ओके। डेयरी फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, especially meat product and milk are important parts of the economy। और कौन सा है पार्ट, मिल्क का, ठीक है। once again I am repeating this line, dairy farming, animal rearing, food processing and meat product are important part of the economy, okay। and milk also, okay। now next is intensive agriculture is presides most of the world, like sowing, irrigations, spraying, fertilizer, okay, threshing is done by machine। ये सब किसके थ्रू होता है, एक मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। अब क्या है, wheat farming, जैसे कि गेहूं, है ना। see this picture, the parents and the wheat basket of the world, okay। wheat farming क्या होता है, wheat farming takes place on a large scale using modern machines। जब हम लोग wheat farming गेहूं के लिए प्रोसीजर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न मशीन का यूज करते हैं। wheat is exported on a large scale to other countries of the world, okay। breeding, and rearing, of beef cattle are dominate in these regions. Sheep ranching is undertaken primarily for the protection of food. Okay. Now next topic, life of the people। अब वहाँ के लोगों की लाइफ क्या होती है, life of the people, life of the people, agriculture is an important activity in this fertilizer land। जो यहाँ का एग्रीकल्चर है वो भी एक इम्पोर्टेंट agriculture is an important activity in this fertilizer land। Farmers use scientific method of cultivation and grow large
crops. जो यहाँ के साइंटिस्ट वगैरह हैं वो इम्पोर्टेंट्स मतलब मॉडर्न मशीन यूज करके क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो कराते हैं. क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप्स की क्वांटिटीज बनती है. मोस्ट ऑफ वर्क डन ऑन द फार्म सच एज growing, sowing, harvesting and done by machines. Farmers employ workers to help them in their work. The farmers, families and workers usually live on the farm in home threads. The farmer grow जो यहाँ के farmer होते हैं surplus food and good protection has made these farmers rich. They have all the modern facility. They have all the modern facilities. Cattle are reared on large farms known as ranches. तो क्या बोलते हैं लोग? Ranches बोलते हैं. Cattle are there as a large is a herd of cattle. Okay. Dairy farming is also an important activity in this premises. New technologies and scientific discoveries have been used by people of the village to improve their lifestyle. Okay. Now next topic, minerals. अब हमें minerals क्या होता है? मिनरल्स होते हैं. इनका क्या होता है? ओके. लिग्नाइट, कोल एंड मिनरल ऑयल आर लार्जली माइन्ड. जो हमारा लिग्नाइट कोल होता है और मिनरल ऑयल होता है. कौन सा ऑयल होता है? मिनरल ऑयल. ठीक है. वो क्या है? ये मिनरल्स. ओके. और crushing factories and oil refineries have been set up. The major industries of the Paris are meat packing factories and flour mills. Okay. So student, complete this page. So note the homework. Some topics. Number first, main point in this chapter. Most of the grassland are located in the temperate zone. Now second is the grassland of North America is known as the prairies. जो नॉर्थ अमेरिका की जो ग्रासलैंड होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? prairies होती है. ठीक है. prairies have rich mineral deposits.